हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जिंदा है? सो रिजल्ट आ गया 12th का? नहीं, वेटिंग। अच्छा, आ गया? श्योर ना? सब क्लियर हो गए? एक आध के चेहरे उतरे क्यों हैं? तो किसी की कंपार्टमेंट वगैरह तो नहीं ना लायक हो? बता दो। नहीं, कंट्रोल में है ना बेटा सब? यस, वेरी गुड। हाँ जी, सो एक काम करते हैं आज, फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन के लिए आप लोग आए हैं। कुछ बच्चे तो पुराने जानते हैं। फर्स्ट क्लास है, बेसिक क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या करते हैं, हमारी प्रथा क्या होती है? इंट्रोडक्शन, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे का नाम, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन की बात होगी पहले, एंड मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। मेरा नाम पुनीत भाटिया है। मैं आपके जो फाउंडेशन में इन टोटलिटी देयर आर 4 पेपर्स, 4 पेपर हैं। उनमें से 3 पेपर मैं आपको पढ़ाऊंगा और एक पेपर आपका जो है वो सोनाली मैम पढ़ाएंगे, राइट। पहली बात। दूसरा, मैंने बीकॉम ऑनर्स कर रखी है और एक छोटी सी डिग्री मेरे पास है जिसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं, सीएस, राइट। छोटी नहीं है, उसी से सब कुछ होना है, इसके लिए आप सब बैठे हैं। सो सिंस 2009-2010 मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली 10 साल के आसपास फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले भी टीचिंग में था, बट यहाँ पे 2009-2010 से मैं पढ़ा रहा हूँ। सो फाउंडेशन, अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं फाउंडेशन के बारे में पहले आपको बता दूं। एज द नेम सजेस्ट, फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब समझते हैं ना सब लोग इंग्लिश में? हिंदी क्या होती है उसकी? बेस। फाउंडेशन का मतलब क्या हो गया? बेस। यानी अगर हम कोई बिल्डिंग की बात करते हैं, अगर आपको मालूम हो, जब भी बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग का बेस जो होता है, इट शुड बी स्ट्रांग, राइट। तो वही चीज आपके साथ है। आप फाउंडेशन में है। सीएस बनने के लिए आपको 3 लेवल्स को क्लियर करना होता है। पहले मैं आपको सीएस के बारे में फाउंडेशन सारा बताता हूं। जो आपका एंट्री लेवल है, दैट इज, जो आप सब बैठे हैं, दैट इज फाउंडेशन, ठीक है सर। उसके बाद जब व्हेन यू क्लियर द फाउंडेशन, यू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। ओल्ड पहले होता था इंटर बोलते थे उसको, अब क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव, राइट। एंड थर्ड जो आपका लेवल है, जो मेन फाइनल लेवल आएगा, जिसे फाइनल बोलते हैं, यहां पे हमारे यहां पे क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल लेवल बोलते हैं, राइट। उसके अलावा कुछ ट्रेनिंग्स हैं, वो मैं आपको बताता रहूंगा, बट ये 3 लेवल आपको क्लियर करने हैं। एंड द फर्स्ट लेवल इज फाउंडेशन। एंड मैं एक लाइन बता दूं, जिस बच्चे का फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, जैसे कहते हैं ना, बिल्डिंग का जो बेस स्ट्रांग होगा, तभी बिल्डिंग काफी लंबे समय तक चलती है, लॉन्ग टर्म तभी चलेगी। अगर बिल्डिंग का बेस खराब होता है तो क्रैक जल्दी आ जाते हैं, और पुल वाराणसी में गिरा था ना अभी थोड़े दिन पहले, आपने देखा होगा, ठीक है। तो हमारा जो बेस है, दैट इज फाउंडेशन। ये फाउंडेशन का जो बेस है, इट शुड बी, यू कैन से दैट, ऐसा होना चाहिए कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, LIC की पॉलिसी होना चाहिए, ठीक है। जिसका ये बेस स्ट्रांग होगा ना, उसके लिए सीएस करना भी आसान होगा और सीएस करके पैसा कमाना भी आसान। एट द एंड ऑफ द डे देखो, सबको पैकेज अच्छे चाहिए, है ना। कितना पैकेज मिलता है, ये है, सब मिडिल क्लास फैमिली से मैक्सिमम आते हैं। सो बेसिकली सीएस इज अ वेरी गुड कोर्स। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं खुद भी सीएस हूं, मेरी वाइफ भी सीएस है, मेरी सिस्टर भी सीएस है। तो हमारे घर में 3 सीएस तो हमारे घर में ही पाए जाते हैं। तो हम जो भी बने इसी डिग्री से बने हैं, राइट। सो मैं यही चाहता हूं, मैं अपने बच्चों को, यही स्टूडेंट्स को यही बताता होता हूं कि आप लोग भी कर सकते हो। सिर्फ आपको एक क्लिक की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है। दिमाग सबके पास है। आपको पता है हमारे माइंड का वेट होता है 1350 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली, 1350 ग्राम, यानी कितना हो गया? 1.5 किलो से भी कम, ठीक है सर। हमारे पूरे भार में 60, 70, 80 किलो के भार में, 50 किलो के भार में, हमारे माइंड जो अंदर इंटरनल जो वर्किंग है ना, 1350 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली होता है, ठीक है। इसी से हमारी लाइफ चल रही है, राइट। तो अगर हमारा कोई पार्ट खराब हो जाए तो भी हम चल लेते हैं, लेकिन ब्रेन खराब हो जाए तो हम नहीं चल सकते। कहते हैं ना, ब्रेन डेड हो गया। तो हमें क्या करना है? हमें अपने फाउंडेशन लेवल से ही स्ट्रांग रहना है। आप सब 11th 12th पढ़ के आए हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ के आए होंगे, लेकिन हमें उससे भी अच्छा पढ़ना है, राइट। जो भी आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा होगा। हम लोग वो डिस्कस करेंगे चीजें। अपनी क्लास के बारे में बता दूं, हम लोग बिल्कुल इंजॉय करके पढ़ेंगे, बिल्कुल मस्ती करके पढ़ेंगे। मस्ती का मतलब ये नहीं है कि खड़े होकर डीजे पे डांस करने, हाँ, गाने बज रहे हैं और ये हो रहा है, वो नहीं होगा। मस्ती मजाक का मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही, ठीक है। टाइम का पता नहीं चलेगा कि कब पढ़ लिया हमने। बोर नहीं होने दूंगा, पहली बात। बच्चे बोर हो जाते हैं, अरे बड़ा बोरिंग, अब यार नहीं होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्लास में फोकस शुड बी ऑन द क्लास। नीचे फेसबुक, नीचे व्हाट्सएप,
मोबाइल करते हुए कोई पाया गया तो कर लेना, बाहर कर दूंगा। मैं डांटना डूंटना फालतू का अपना बीपी क्यों खराब करूंगा? तो एक क्लास का लॉस आपका बहुत बड़ा लॉस होगा, आपको खुद पता चल जाएगा। सो बी फोकस्ड, और क्लास में आते ही सबसे पहले आपने जो अपना यंत्र है ना मोबाइल, ठीक है ना, उस मोबाइल को या तो वाइब्रेशन पे डाल देना है, गला घोट देना उसका, या उसको स्विच ऑफ कर देना, ठीक है। अगर किसी को स्विच ऑफ नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल्स आते हैं, ठीक है ना, मैं समझता हूं इंपॉर्टेंट कॉल्स किसके आते हैं, तो वो बाहर जाके बात करो, किसी को कोई मना नहीं है। लेकिन क्लास में बैठ के नीचे होकर के कू 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 करना अलाउड नहीं होगा। मैं पहले छोटी छोटी बातें हैं बेटा, देखो, क्योंकि आपने जो करना करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाहर जाके करो। क्लास में डेकोरम मेंटेन होना चाहिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, अब इंपॉर्टेंट कॉल तो आपकी लाइफ में सिर्फ पेरेंट्स का होना चाहिए, और पेरेंट्स इस टाइम पे कॉल नहीं करेंगे, उनको पता है बच्चा पढ़ रहा है। अब हाँ, आपने कोई और नंबर पेरेंट्स के नाम पे सेव कर रखा हो, वी कांट से, है ना। देखो, बी मैच्योर, तो वो सब मैं सब जानता हूं बेटा, तुम्हारी एज से हम निकल चुके हैं, बस उस टाइम पे मोबाइल नहीं होते थे, ठीक है ना। तो बी मैच्योर, और क्लास में गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, ठीक है। प्यार से पढ़ेंगे, लेकिन अगर मुझे टाइट करना होगा ना, तो कुछ बच्चे पता है उनको मेरा गुस्सा बड़ा खतरनाक है, वो लाने मत देना। तो इसीलिए बी फोकस्ड, जैसे आज बैठे हो ना अपने करियर के लिए, वैसे ही फोकस होके आप रहोगे, फाउंडेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बी फोकस्ड इन द क्लास, जो पढ़ाया जाए घर जाके रेगुलर पढ़ना है बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। आधा पौना घंटा 1 घंटा निकाल लेंगे ना हम अपने टाइम से, है ना। हाँ, तो हम 1-1.5 घंटा डेली का निकाल के सिर्फ जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसको आपने रिवाइज करना है। इट इज मोर देन सफिशिएंट। अब ये तो हो गई मेरी बातें, मेरी तो चलती रहेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं आप पे, आपसे बात करेंगे, आपके नाम जानेंगे, और मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए, वाई CS, ठीक है ना। CS क्यों आप लोगों ने ज्वाइन किया है, सिंपल सा क्वेश्चन। और जो सोचोगे ना कि जब मेरी टर्न आएगी मैं ये बोलूंगा या बोलूंगी, तो वो बोल ही नहीं पाओगे, आप देख लेना, ठीक है। तो बी फोकस्ड, और 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा। मैं जब बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, मैं जब पूछूंगा तो आपको आंसर देना है, चाहे गलत आता है, सही आता है, कुछ भी आता है, आंसर जरूर देना है। क्योंकि बच्चे को ना वैसे तो जितना मर्जी बुलवा लो, लेकिन जब मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तब हमारी जान सूख जाती है, ठीक है ना। तो बी कॉन्फिडेंट, हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन गॉड। बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, बहुत अच्छी हमारी स्टडी होने वाली है। और अब से हॉलीडेज की अगर हम बात करें, चाचा मामा ताया ताई किसी की भी शादी हो, ठीक है, अगर अवॉइड कर सकते हो तो कर लेना, लेकिन मिनिमम छुट्टी करना बेटा, क्योंकि एक छुट्टी का लॉस आपका ना बेटा बहुत नुकसान कर देगा। अभी तो क्योंकि अभी तो 15-20 दिन तो अभी धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, क्योंकि अभी आप लोग नए आए हैं। तो वंस जब हमारी गाड़ी पटरी पे एकदम आ जाएगी, मैं ले आऊंगा आपको ट्रैक पे ना, तो क्योंकि अभी तो फर्स्ट डे, आप मुझे जानते नहीं हो इतना ज्यादा, तो फिर हम काफी डीप स्टडी करेंगे, और उस टाइम पे आपका एक टॉपिक भी मिस होना ना बड़ा परेशान कर देगा, राइट। तो अब मुझे आप लोगों से वही आपका नाम चाहिए, नाउ योर टर्न। सेकंड चीज आपकी मुझे जो चाहिए वो आपसे CS क्यों कर रहे हो, और एक अपना अटेम्प्ट जरूर बता देना कि आपका अटेम्प्ट कब का है, दिसंबर का है, जून का है। दिसंबर 2018 और जून 2019, दोनों में से कोई भी बच्चे बैठे हो सकते हैं। सो एक बार शेल वी स्टार्ट करें, घबरा तो नहीं रहे, पक्का ना? चलो, सो यस बेटा आप स्टार्ट करो। सॉरी, यूशिका, ओके, डिफरेंट नेम। ओके, अटेम्प्ट कब है बेटा? वेरी गुड। कहां से बिलोंग करते हैं बेटा? दिल्ली से, ठीक है। हाँ जी, सॉरी, डॉली। CS क्यों? गुड, पिछली बार कुछ और आंसर दे दो, दोस्त ने आ गया वो रहा। मेरे को आंसर याद है, पुराने जो बच्चे बैठे हैं पुराने जानते हैं मुझे। हाँ जी, ठीक है। और दिसंबर, हाँ बेटा। डॉली, आपका नाम क्या है? यस, गुड, वेरी गुड। ओके, कहां से बिलोंग करते हैं बेटा? दिल्ली से, ओके। कनुप्रिया,
दिसंबर 2018। कहां से बिलोंग करते हैं? जय हरियाणा। जय हरियाणा कहां से? रोहतक, बहादुरगढ़, पहले ही है थोड़ा उससे। यस बच्चे। कलश, ओके कलश। सीएसई क्यों सक्सेस के लिए, सीए क्यों नहीं? नॉलेज, ओके। किसी को देखा आपने सीएस के लिए कि हाँ भी कोई कर रहा है या कर चुका है? सीएस है वो, ओके। क्या कर रहे हैं, जॉब, प्रैक्टिस? प्रैक्टिस चल रही है, गुड, ओके। कहां से बिलोंग करते हैं बेटा? दिल्ली से। प्रिया, ओके। अटेम्प्ट दिसंबर। दिसंबर अटेम्प्ट। स्मर्थ, हाँ। कौन सी फ्रेंड? क्या नाम है उसका? नाम तो बता दे। ये दोनों आगे जो बैठी, गुड। एक्चुअली इनकी स्कूलिंग इकट्ठे ही है, फ्रेंड्स हैं ये, हाँ। दिसंबर, वेरी गुड। पीछे बेटा? सुनील, गुड। कहां से बिलोंग करता बेटा? बिहार से। मेरे पास बिहार के स्टूडेंट्स बहुत सारे थे, बहुत सारे होते हैं, हर बैच में होते हैं, एग्जीक्यूटिव में भी, प्रोफेशनल में भी, फाउंडेशन में भी। एंड एक बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स के साथ बिहार के, दे हैव अ वेरी, यू कैन से दैट, इंटेलिजेंसी। बस लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं। वो रिसोर्सेज क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा स्टडी के लिए थोड़ा सा, आज तो अब नीतीश कुमार के राज में पहले बेटर हो गया है, मालूम है ना, तो बट बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हमारे फाउंडेशन से रिजल्ट देते हैं, बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो वो नाम थोड़ा सा वैसा है, लेकिन वहां के स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप भी उसी को कंटिन्यू करेंगे सुशील, राइट। अजय, सिस्टर सीएस है, सीए कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। कहां से बिलोंग करता है बेटा? हरियाणा, कहां से? सिरसा, ओके। हाँ बेटा, दीपक, सीएस के लिए, ओके। कहां से बिलोंग करता है बेटा? यूपी, कहां से? नोएडा से, ओके। पीछे बेटा? सत्य प्रकाश, सत्य बोल सकता हूं, शॉर्ट नेम, हाँ। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करनी है, हैं? उसके लिए सीएस ज्वाइन किया, गुड। किसी को देखा है? क्या करते हैं वो? असिस्टेंट मैनेजर है, कहाँ, बैंक में या? ओके, गुड। कहां से बिलोंग करता है बेटा? बिहार, कहां पे? मुजफ्फरपुर। आप कहां से सुशील? इकट्ठे आए हो या अलग अलग? चलो दोस्त बन गए फिर तो, है ना, चलो गुड। हाँ बेटा? चीना, CHEENA, ओके, गुड नेम। हाँ बेटा, क्या करते हैं बेटा? सीएस हो चुकी है, ओके गुड। और अटेम्प्ट दिसंबर का है 2019, ओके कोई बात नहीं। हाँ बेटा? रोमा, रोमा एक चीज सब बच्चों को मैं बता दूं, मैं लास्ट टाइम ही बोला था, अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करते हैं ना, जनरली माई सेल्फ वर्ड नहीं बोलते, आई एम बोलते हैं, ठीक है। हाँ बोलो बेटा। तो सीएस करते हैं, अभी आ रहा हूं उस पे, परसेंटेज पे तो आ रहा हूं, टेंशन नहीं, पूछूंगा सबकी परसेंटेज, सेकंड है ना। देखो कनिका, मैंने भी आपको कुछ बोला था ना, ये देखो वो चीज आ गई ना। हाँ चलो गुड। कहां से बिलोंग करते बेटा? गंगोर, गन्नौर, हरियाणा, ओके। रिया, टीना, अच्छा ओके। दिल्ली, इज इन जून 2019, ओके गुड। हाँ बच्चे प्लीज साइलेंस। आकांक्षा, चाइल्डहुड, बचपन से ही मुझे पता था कॉर्पोरेट लॉस के बारे में, पैदा होते ही
मम्मी मैंने कंपनी लॉ पढ़ना है। गर्ल्स के साथ क्या होता है जनरली, मेरी डॉटर है ना 5 साल की है, तो गर्ल्स के साथ क्या होता है उनको थोड़ा सा ना वो स्टाइल स्टूइल मारना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं शीशे के आगे मिरर, तो मैं बचपन से होता है कि मैंने जो सुना है मैं या तो फैशन में जाऊंगी या कुछ जाऊंगी, कह रही है बचपन से कॉर्पोरेट लॉज में। किसी को देखा था आपने बेटा? अच्छा ओके, सो दिसंबर 2000। कहां से बिलोंग करते बेटा? दिल्ली से। हेलो, माता रेगुलर, दोनों को कह रहा हूं रेगुलर आना क्लास, है ना? मनीषा जी आपको ज्यादा प्लीज, पटना से, ओके गुड। दिसंबर में अटेम्प्ट 2018। हेलो, आप लास्ट टाइम थे ना बेटा? हाँ, आज फर्स्ट क्लास है आपकी, वो शक्ल रिजेम्बलेंस आ रही है। हाँ बेटा बोल। प्रीति, अच्छा गुड, कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाएगा प्रैक्टिस के लिए। 2019, ओके। कहां से बिलोंग करता है बेटा? यूपी कहां? सिद्धार्थ नगर, ओके। हाँ बच्चे, कीर्ति माँ, ओके। गोरखपुर, यूपी, गुड। कहां से, किसके? सीएम के राज्य से हैं? गुड। गोरखपुर से भी काफी बच्चे आते हैं हमारे पास। हाँ बेटा, भाई इतना तू ऐसे सा क्यों बैठा है यार? बी कॉन्फिडेंट। राहुल, तबीयत ठीक है ना? अच्छा बोल बेटा। भाई ने क्या कर, सीएस हैं, ओके। और कहां से बिलोंग करता है बेटा? दिल्ली से। भैया ने क्या कर रहे हैं बेटा? वो सीए कर रहे हैं, ओके। और कहां से बिलोंग करता है बेटा? दिल्ली से। आशीष, दीदी ने क्या कर रही है? दीदी सीए कर रही है। ये चक्कर क्या है यार, जो सीए कर रहा हो सीएस को ही सजेस्ट क्यों कर रहा है ना? सीए वाले सीएस ही सजेस्ट कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल है, बिल्कुल मत करना सीए, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, यूं ठीक है ना? हाँ ला रहे हैं सिर। तो ये कौन सी कोई केक है, कप ऑफ टी है कि उठाया और पी लिया, खा लिया? इसमें मेहनत तो इसमें भी लगेगी बेटा। अच्छा ठीक है, तो कहां से बिलोंग करता है बेटा? दिल्ली से। हाँ भाई पीछे, नमन। अच्छा रेगुलर आएगा ना? अच्छा चल ठीक है। सो आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनका क्रक्स में जून 2019 में अटेम्प्ट है? जून 2019, तीन, अभी तो और आएंगे बच्चे, ठीक है। बाकी सबका दिसंबर है। मैं आपको बता देता हूं एक बार, हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। हमारा जो कोर्स है मोस्ट प्रोबेबली मिड ऑफ नवंबर तक हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है सर। आपके जो एग्जाम होते हैं, जो ट्रेंड है, दिसंबर के एंड में होते हैं, ठीक है। नवंबर एंड तक, नवंबर मिड तक हमारा कोर्स खत्म होगा। फाउंडेशन को मैं एंड तक बुलाता होता हूँ बच्चों को, क्योंकि आप लोग नए बच्चे हैं, आपको पता नहीं है, घर जाके बहुत मस्ती करनी है, तो टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए मैं एंड तक आपको बुलाऊंगा। नवंबर तक हमारा कोर्स खत्म होगा, देन उसके बाद दिसंबर के फर्स्ट वीक में हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह होती है, ठीक है। टेस्ट सीरीज के 2 तरीके होते हैं, या तो यहाँ पे बुला के हम लोग खुद पेपर लेते हैं, या मैं अपने वेबसाइट के ऊपर टेस्ट सीरीज विद आंसर्स अपलोड कर देता हूं, दोनों में से कुछ भी होता है। बट बीच बीच में हर जैसे टॉपिक खत्म होगा हमारे टेस्ट क्लास में होते रहते हैं, राइट। वो सरप्राइज टेस्ट होते हैं मेरे ज्यादा, मेरे टारगेट्स होते हैं कि इतना टारगेट हो गया, अब उसका सरप्राइज टेस्ट होगा, उसका सरप्राइज टेस्ट होगा, तो वो आपका होता रहेगा। अब एज फार एज द स्टूडेंट्स ऑफ जून अटेम्प्ट्स आर कंसर्न्ड, तो कोर्स सेम है, कोर्स में कोई चेंज नहीं है, सब कुछ है। उनका भी एक बार कोर्स नवंबर एंड तक खत्म हो जाएगा। देन इफ दे वांट, वो जनवरी, फिर हमारा दिसंबर, क्योंकि बच्चों के एग्जाम होते हैं तो हमारा दिसंबर में ऑफ हो जाता है, ठीक है। फिर जनवरी से फिर फ्रेश बैचेस स्टार्ट होते हैं अप्रैल तक, ठीक है। उसमें आप चाहो तो उसी आप उसको रिवाइज कर सकते हो, आपका फिर एक रिवीजन आपकी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे हमारा प्रोसेस रहता है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें रिवीजन की जरूरत नहीं, तो आप घर बैठ के भी आराम से, पर जून अटेम्प्ट वालों की बात करो, दिसंबर वालों के लिए तो कोर्स होना ही है, जून वालों के लिए ऐसे प्रोसेस। जून वालों को मैं अभी अपने स्टूडेंट से डिस्कस ही, जून वालों को एक फायदा होता है जो अभी आ जाते हैं कि उनको इसी कोर्स को 2 बार करने का मौका मिल जाता है, एक फायदा। लेकिन नुकसान एक रहता है कि उनके 6 महीने का गैप आ जाता है।
अगर आप लोग सब 31 मार्च तक भर देते ना तो आपका सबका दिसंबर अटेम्प्ट, जिनका दिसंबर अटेम्प्ट है उनका 31 मार्च तक एनरोलमेंट हो चुका है सीएस में, तभी उनका दिसंबर अटेम्प्ट आ रहा है, और जिन्होंने 31 मार्च के बाद भरा है राइट, उनका जून में आएगा अटेम्प्ट। ठीक है, तो आप देख लेना आपने कब फिल किया। कोई बच्चा अगर दिसंबर सोच के बैठा है लेकिन उसने फिल 31 मार्च के बाद किया है फॉर्म वहां पे, तो उसका भी जून है, ये ध्यान रख लेना। 31 मार्च लास्ट डेट थी, 31 फॉर द दिसंबर अटेम्प्ट। क्लियर है ये पॉइंट सबको, एवरीवन? नाउ अब हम बात करते हैं अपने पेपर्स की। पेपर्स को डिस्कस करने से पहले फटाफट से मुझे आप लोगों से एक दो चीजें और पूछनी है। आप लोगों का भी मैक्सिमम बच्चे 12th का रिजल्ट आया होगा। मैं एक स्टेज, एक लेवल आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। कोई स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं आप में से, कोई ऐसे स्टूडेंट हो, 1 हो, 2 हो, 5 हो, जिनका रिजल्ट 90% एंड अबव आया है ओवरऑल एवरेज? ऐसे होनहार बालक हमें नहीं मिलेंगे, है ना, वो एसआरसीसी में जाते हैं। मेरे लिए कोई नहीं है, उल्टा वो बेकार होते हैं, मैं वो प्रैक्टिकली बता रहा हूं। ठीक है, वो तो उस पेपर में आ गए ना, ठीक है, कोई नहीं है, बहुत बढ़िया। 80 एंड 90 के बीच में इसमें मिल जाएंगे। हाँ, 80 एंड 90 के बीच में, गुड, वेरी गुड। ठीक है, 70 और 80 के बीच में, ऑलमोस्ट 70 और 80 के बीच में, गुड है जी। और 60-70 के बीच में, और शर्माना नहीं है यार, टेंशन नहीं। हाँ ऐसे सर हम अलग हैं, है ना। 60 से 70, चलो 60 से बिलो एक आध तो पाया जाएगा, नहीं? चलो गुड है। अच्छा, अकाउंट्स में आप में से कोई स्टूडेंट जिसके 90+ मार्क्स आए? सर बेइज्जती करने यूं ही कर दो, मार्क्स पूछ पूछ के क्या बेइज्जती कर रहे हो? नहीं नहीं, बेइज्जती नहीं, पूछ रहा हूं, जस्ट नॉलेज के लिए अपनी। पता दो ना मेरे बच्चों, बीपी, अभी आप किसी नए डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपकी पास्ट रिपोर्ट देखता है ना कि रिपोर्ट कैसी है, क्या परफॉर्मेंस, उसके बेसिस पे इलाज करेगा ना। अब मुझे आपको किस लेवल से उठाना है मुझे पता है, आपके मार्क्स से चलेगा, देखते हैं आपकी बातों से चलेगा। अच्छा नहीं है, 90 वाला तो कोई नहीं पाया गया, ठीक है। 80 to 90 के बीच में किसी के मार्क्स आए हैं? गुड, ठीक है बेटा। 70 to 80 मिल गए, मिल गए, मिल गए, मेरे को मिल गए, 70 to 80 मिल गए। अच्छा, 50 से नीचे किसी के आए हो अकाउंट्स में? 50 से नीचे, अरे बता दो, कोई बेइज्जती खराब नहीं होगी। पूरे डॉट 50 आए तेरे, वेरी गुड। तू बहुत होनहार वाला है बेटा, पूरी क्लास में तो कुछ करके मानेगा। ठीक, वेरी गुड। अच्छा, इकोनॉमिक्स में 90+, वेरी गुड। हाँ 90+, ठीक है, गुड। अच्छा, इकोनॉमिक्स में 50 से नीचे, गदर बालक एक मिल गया, ठीक है। अच्छा, बिजनेस स्टडीज में 90 और 90+, चीना, गुड, ठीक है। 50 से नीचे, सर हमारे मार्क्स तो पूछ ही नहीं रहे, हमारे बीच में रह गए। अच्छा, इकोनॉमिक्स में 70 और 90 के बीच में, ऑलमोस्ट 70-90 के बीच में, गुड बेटा, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप लोगों को अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में टफ कौन सा लगता है? हाँ, अकाउंट्स। अकाउंट्स, मार्क्स की बात नहीं कर रहा है, जिसमें मार्क्स कम आए वही टफ लगता है, ठीक है। अकाउंट्स लगता है, कुछ कह रहे नहीं लगता? हाँ जी, हाँ नहीं अभी आ रहा हूं। कितने बच्चों को अकाउंट्स टफ लगता है? ऑलमोस्ट, गुड। कितने स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स टफ लगता है? गुड। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स दोनों टफ लगते हैं? 2 बच्चे। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स दोनों लगते हैं? अरे ये तो आसान है, 1, चलो 1 तो मिला, हिम्मत तो करी किसी ने, गुड। सो बेसिकली अगर हम बात करें, मैं ये चीजें क्यों पूछ रहा हूं, इससे थोड़ा बहुत आपकी ग्रूमिंग का पता चल जाता है। 11th-12th में आपने क्या पाप कर्म किए हैं वो सब पता चल जाता है। सो बेसिकली आज हमारी जो क्लास रहेगी बिल्कुल लाइटर, बिल्कुल हल्के हल्के से स्टार्ट करते हुए हैवी पहुंचेंगे धीरे धीरे। सो पहले तो हम अपने कोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं आज कि हमारा कोर्स क्या है, हमें पढ़ना क्या है। हमें, कई बच्चों को ये होता है कि हमें तो अपने पेपर ही नहीं पता होते, हम पेपर दे आते हैं, हमारे को सब्जेक्ट के नाम भी नहीं मालूम होते कई बार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने सब्जेक्ट्स के नाम मालूम होने चाहिए, और मैंने आपको उनमें से कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं वो मैं आपको बता देता हूं।
आप सबको मालूम है कि फाउंडेशन में न्यू कोर्स जो है इंट्रोड्यूस हो चुका है जून 2018 से। जो अभी पिछला अटेम्प्ट गया है वो न्यू कोर्स का ही था। तो आप सब सारे स्टूडेंट्स न्यू कोर्स में आएंगे एंड न्यू कोर्स के अकॉर्डिंगली हमें सारा कुछ पढ़ना है। ये तो सबको मालूम है, आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, मालूम है या नहीं मालूम है? आपको सबको मालूम है ना। तो हमारा एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। एंड इन टोटलिटी देयर आर 4 पेपर्स विच वी हैव टू क्लियर। हमें 4 पेपर क्लियर करने होंगे, फाउंडेशन क्लियर करनी है तो, राइट। एंड उन 4 पेपर में से मैंने आपको बताया मुझे कितने पेपर पढ़ाने, 3, राइट। सो वो 3 पेपर कौन कौन से हैं हम उसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट आज आपकी जो अभी पहली वाली जो हम बात कर रहे हैं क्लास जो है, ये आपका सबसे ब्रेड एंड बटर है एज अ कंपनी सेक्रेटरी। आपका बेस इसी के ऊपर स्ट्रांग होना चाहिए। एंड आपके इस पेपर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ। आपका जो ये पेपर है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ। जो स्टूडेंट्स शुरू में मेरे पास आए थे, स्टार्टिंग में 4-5 क्लासेस ली थी, ठीक है सर, तो वो ये मान के चले आज से उनका भी स्टार्ट हो रहा है, दोबारा से उनकी रिवीजन होगी। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ ये आपका पेपर है। ये जो पेपर है 100 मार्क्स पेपर है। दिस पेपर कंप्राइजेस ऑफ 100 मार्क्स। सब नोट करेंगे बेटा, एवरीथिंग शुड बी नोटेड। मैं आपको बता दूं क्लास में मैं बहुत कुछ आपको डिक्टेट कराऊंगा, बहुत कुछ लिखवाऊंगा, नोट्स बनवाऊंगा। सो हर सब्जेक्ट के अपने अपने सेपरेट रजिस्टर बना लेना बेटा, और वो रजिस्टर आपकी जिंदगी के साथ भी जिंदगी इतना काम आएंगे, आगे आपको एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में भी वो काम आने वाले हैं। बेस क्योंकि बेसिक सारी चीजें वहां यूज होनी है, ठीक है। सो वो पेपर रद्दी में बेच नहीं देने, वो जो आपके रजिस्टर्स हैं कहीं रद्दी में बेच दो, पास हो गया बेच दो, वो याद रखना, संभाल के रखना। आज भी जैसे अब इसने बोला ना, हम मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनके आगे जनरेशंस मेरे से पढ़ चुकी हैं, मतलब ब्रदर सिस्टर जैसे इन्होंने भेजा, और बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो कि वो पढ़ चुके हैं, वो सीएस बन चुके हैं, उनके ब्रदर सिस्टर भाई बहन दोस्त यार सब, तो कुछ सोच के उन्होंने भेजा होगा। सो प्लीज उस चीज को सब लोग आप लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने मेहनत करनी है ईमानदारी से, बस, और कुछ नहीं करना। रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं है मेरे कितने मार्क्स आएंगे कितने नहीं आएंगे, वो जब आएगा पेपर तब देखेंगे। अभी बस हमारे हाथ में मेहनत है, मेरे हाथ में कराना है, आपके हाथ में करना है। बी फोकस्ड। दोस्ती यारी सब यहीं तक है, घर जाके कोई दोस्ती यारी नहीं है, घर जाके सिर्फ बुक से दोस्ती यारी है। अगर ये सब कर लोगे बेटा तो आप देखना यू विल क्लियर द एग्जाम विद अ वेरी गुड मार्क्स, राइट। सो बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ, ये अगर हम पेपर की बात करें तो 100 मार्क्स पेपर है विच कंप्राइजेस ऑफ 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच। ये आपका मार्क्स की अरेंजमेंट होगी। 50 क्वेश्चंस आपको आएंगे बच्चे 2 मार्क वाले, ठीक है सर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। एंड दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। There are 2 parts in it, part A and part B. Part A and part B. Part A, इस पेपर में आपका जो पहला पोर्शन है बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट विल बिकम योर पार्ट ए पोर्शन, बिजनेस एनवायरनमेंट। दिस पार्ट ए कंप्राइज ऑफ 40 मार्क्स। ये जो पार्ट ए है ये 40 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। एंड पार्ट बी जो है इट इज ऑफ 60 मार्क्स। ये 60 नंबर का आपका पेपर रहेगा। एंड पार्ट बी जो है ना, यही मेन है जो हमारा पोर्शन है लॉ का। ये 60 मार्क्स का जो पोर्शन है ना लॉ का, ये मेजर है। जिस बच्चे को ये स्ट्रांग हो जाएगा ना, उसके लिए आगे एग्जीक्यूटिव प्रोफेशन में एडवांस लेवल के जो लॉज हैं, कंपनी लॉ आएगा, एडवांस कंपनी लॉ आएगा, और बहुत सारे लॉज आएंगे, ठीक है, ड्राफ्टिंग आएगा, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग आएगा, वो सारे पेपर कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये स्ट्रांग होगा और हम अपने जो कोर्स का टाइम पीरियड है उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड इस सब्जेक्ट में इसी पे लगाने वाले हैं, राइट। इवन दो ये 60 मार्क्स का है, बट यही मेन है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे एक्ट्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? एक्ट्स पढ़ने हैं। हम पढ़ेंगे, हम चीजों को हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। और पार्ट ए जो 40 मार्क्स का है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है सर, ये सिंपल है,
ठीक है सर, इसको करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमें इसी के ऊपर फोकस करना है। और ये पार्ट भी आपके लिए और नॉलेज के लिए बता दूं, जो अब आप लोग बीकॉम में भी चले गए हैं, बीकॉम आप करेंगे, ठीक है, तो बीकॉम में आपका जो फर्स्ट ईयर आएगा, फर्स्ट ईयर में आपका जो लॉ का पोर्शन है मैक्सिमम सब इसी में कवर हो जाएगा, आपको अलग से उसकी कोई ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे तो आप तो बीकॉम करेंगे या बीकॉम ऑनर्स भी कर लें तो भी आपको कोई ट्यूशन अलग से लेने, हाँ उसमें कुछ 2-3 एक्ट हैं वो सेल्फ स्टडी से हो जाते हैं, मेजर जो पोर्शन है वो इसी से आपका कवर हो जाएगा। अभी नाम लिखवाऊंगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो नाउ टुडे, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पोर्शन दैट इज पार्ट बी। हम पार्ट बी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो पार्ट बी है यही हमारा मेजर पोर्शन रहेगा, ठीक है जी। सो पार्ट बी का एक बार कोर्स देखते हैं कि हमारा जो पार्ट बी है उसमें हमें कवर क्या क्या करना है। एक्चुअली हमारा जो कवरेज है ना पार्ट बी का, मेनली इट इज अ बिजनेस लॉ। इसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस लॉ बोलते हैं, कमर्शियल लॉ बोलते हैं, मर्केंटाइल लॉ बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। सो पार्ट बी में जो हमें पढ़ना है, सबसे पहला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू लॉ। ये एक बेसिक चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमारा स्टार्ट होगा, या इसको हम सोर्स ऑफ लॉ भी बोल सकते हैं। ये हमारा बेसिक चैप्टर है। उसके बाद हमारे कुछ एक्ट्स स्टार्ट हो जाएंगे। ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जब ये फिनिश होगा देन उसके बाद आपके एक्ट स्टार्ट होंगे। एंड जो वन ऑफ द मेजर आपके कोर्स का एक्ट है दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आप मान के चलो इट विल टेक 1.5 मंथ, मतलब 12 से 18 क्लासेस तक लगती हैं इसमें कम से कम, ठीक है। तो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्ट जो हमारे कोर्स का है। आराम से करेंगे, और ये जब कर लोगे ना आप तो एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में भी ये सेम चीज रिपीट है, तो वो आपको दोबारा से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस आपका जो लॉ पोर्शन आपका मैंने आपको बताया बीकॉम में भी आपका साथ साथ तैयार हो जाएगा, राइट। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर एक एक्ट हम पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट ईयर है 1930। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और इसको प्रोनाउंस ढंग से करना है जैसे लिखा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। कई बच्चे इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? सेल्स ऑफ गुड एक्ट। गुड्स की जगह गुड बन जाता है, सेल की जगह सेल्स बन जाता है, गलत प्रोनाउंस होते हैं ये। तो सही क्या है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। शॉर्ट में ना बच्चे इसको सोगा बोलते हैं, शॉर्ट में इसको बच्चे क्या बोल देते हैं? सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, राइट। क्योंकि एब्रीवेशन तो आप बड़ी अच्छी अच्छी बना लेते हैं ना। हाँ जी, नेक्स्ट फोर्थ आएगा आप लोगों का जो नेक्स्ट एक्ट होगा। ये आप कुछ कुछ पढ़ के आए हुए होते हैं अकाउंट्स में, पार्टनरशिप पढ़ा है ना, पार्टनरशिप, उसमें आप लोग दिग्गज होते हैं। नया पार्टनर आता है, गुडविल लाता है, गुडविल लाता है, क्या लाता है क्या नहीं लाता बाद में बात करेंगे। तो वो जो जितना अकाउंट्स में आप बच्चे पढ़ के आए हैं ना, इट इज गवर्न्ड बाय एन एक्ट। जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है ना, उसके ऊपर जो लॉ लगता है उस लॉ का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये एक एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो आप बचपन में पढ़ते थे ना कि नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो सर टीचर हमें बोलती थी कि रेशो बांटो, नहीं हो तो किसमें बांट दो? इक्वली। वो कहां सारी चीजें मेंशन है? सारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो ये एक्ट है जिसके बेसिस पे वो अकाउंटिंग होती है। हमेशा ध्यान रखना, लॉ पहले होता है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसीजर। मैं अकाउंटिंग में आपको बताऊंगा भी, अकाउंटिंग बिना लॉ के नहीं हो सकता। जहां पे लॉस लग रहे हैं वहां लॉ को फॉलो करके ही अकाउंटिंग होगी, विदाउट लॉ आप अकाउंटिंग फॉलो नहीं कर सकते, राइट। तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये आपके काम का एक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद एक और एक्ट पढ़ेंगे हम लोग। आप सबने नाम सुना होगा, चेक सुना है? चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट सुने, अकाउंट्स में सुना होगा आप लोगों ने। तो सर
इनको हम बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इनके लिए टर्म क्या यूज होती है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इनको गवर्न करने के लिए भी एक लॉ है जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये एक्ट आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं हमारे, उनसे रिलेटेड गवर्निंग की बात करेगा। उनके ऊपर जो लॉ लगता है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, राइट। देन उसके बाद हमने एक टॉपिक 6th पॉइंट जो है, हमें एक टॉपिक पढ़ना है कुछ बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ। बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ, कंपनी लॉ के कुछ बेसिक बातें हमें डिस्कस करनी है। मेन कंपनी लॉ पूरा 100 मार्क्स का पेपर आपका कहां पे है? एग्जीक्यूटिव में। लेकिन उसका जो बेसिक्स है, कुछ कुछ छोटी छोटी टर्म्स है, बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ, वो हमें पढ़ना है। इसकी एक क्लास हम लोग करेंगे, एंड में करेंगे बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ। एंड उसके अलावा 7th पॉइंट मिसलेनियस। मिसलेनियस में हमें एक दो चीजें पढ़नी है। मिसलेनियस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? एक हमें पढ़ना है साइबर लॉस। साइबर लॉ समझते हो? आज की डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको पता है, तो इस साइबर लॉ से रिलेटेड हमें एक टॉपिक पढ़ना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। साइबर लॉस पढ़ेंगे हम लोग, राइट। उसके अलावा एक टॉपिक हमें पढ़ना है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसके बेसिक्स के बारे में बात करनी है। और एक टॉपिक और है जो आप सब जिस प्रोफेशन के लिए काम कर रहे हैं, रोल ऑफ CS, रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का क्या क्या रोल हो सकता है, ठीक है। ये मैं मिसलेनियस टॉपिक ऐसे रखता हूं, ये मिसलेनियस टॉपिक में आप लोगों को पढ़ने हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, राइट। दिस इज द कोर्स ऑफ पार्ट बी। ये पार्ट बी का कोर्स है बच्चे। पार्ट बी कंप्राइजेस ऑफ 60 मार्क्स, राइट। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इसका सीक्वेंस समझ लो। ये तो मैंने लिख लिया, इसको पढ़ेंगे कैसे? सब कुछ प्लान्ड है मेरी तरफ से, एवरीथिंग इज प्लान्ड, क्योंकि उसी सीक्वेंस में चलेंगे तभी आपको समझ आएगा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सीक्वेंस भी बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग ये चैप्टर फिनिश करेंगे, इंट्रोडक्शन टू लॉ, राइट। जहां पे भी बेटा एक्ट लिखे है ना, वो चैप्टर नहीं है, वो एक्ट है। उस एक्ट में नंबर ऑफ चैप्टर्स होते हैं, राइट। ये ध्यान रखना, जब हम स्टार्ट करेंगे कोई एक्ट तब मैं बात करूंगा। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें 16-17 चैप्टर है। तो हम बोले ना सर ये चैप्टर, एक्ट इज नॉट अ चैप्टर, एक्ट इज अ लॉ, ठीक है। हम पढ़ेंगे चीजों को तब बात करेंगे। तो मेन हमें टाइम इन 3 एक्ट में लगाना है, 2nd, 3rd एंड 4th में, इन्हीं में टाइम लगाना है और लगना भी चाहिए, राइट। तो हमने इसके बाद क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन टू लॉ के बाद, क्योंकि आप लोग सब नए नए आते हैं, 12th पढ़ के आते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको पार्टनरशिप के बारे में नॉलेज होती है ना, थोड़ी बहुत नॉलेज, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे? हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट करेंगे। वी विल डिस्कस विद द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी हमारा फर्स्ट के बाद सीक्वेंस ऐसे चलेगा। जब ये खत्म हो जाएगा, देन वी विल मूव टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट। थोड़ा मैच्योर हो चुके होंगे, लॉ पढ़ के थोड़ा मैच्योर हो चुके होंगे, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ, इस सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे, इसी सीक्वेंस में, चेंज भी नहीं करना, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट। देन उसके बाद हम और मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो और मैच्योर हो जाएंगे तो फिर हमें बड़ा, मैंने बोला ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे बड़ा एक्ट है हमारे कोर्स का, तभी हमें सबसे बड़ा एक्ट पढ़ने में मजा भी आएगा, तब हमारी नॉलेज बढ़ चुकी होगी, राइट। तो फिर हम इसको पढ़ेंगे। 4th क्लियर है पॉइंट सबको? देन उसके बाद ये 5th वाला 5th ही रहेगा, ये 7th वाला 6th होगा, फिर ये, क्योंकि इसकी तो एक ही क्लास हमें करनी है। तो दिस इज द सीक्वेंस। ये 6th हो गया, ये 5th हो गया, ये 6th हो गया, ये 7th हो गया, दिस इज 7th, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस में हमें पढ़ना है, एवरीथिंग इज प्लान्ड। मतलब उसमें हमें, जब तक अच्छी प्लानिंग नहीं होगी, आपने पढ़ा ना मैनेजमेंट का सबसे पहला क्या होता है? प्लानिंग। प्लानिंग शुड बी गुड। अगर प्लानिंग ही नहीं है तो हम तो
तोड़ रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लानिंग एंड दिस इज द प्लानिंग। ठीक है सर। और हम पढ़ेंगे कैसे? हमारा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 3 दिन हमारा ये लॉ की क्लास होनी है। तो पहले 2.5 से 3 महीने, ठीक है, आउट ऑफ जो हमारा कोर्स का टाइम पीरियड है उसमें हम इसी 60 मार्क्स के ऊपर फोकस करेंगे। 3 महीने मान के चलो। ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली तब तक हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मिडल पे पहुंच चुके होते हैं या वो स्टार्ट हो चुका होता है। ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते होते हैं, हम ट्यूसडे थर्सडे को लॉ में कवर कर देते हैं एंड सैटरडे के सैटरडे वो बिजनेस एनवायरनमेंट वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे चैप्टर्स है, उसमें टोटल 5 चैप्टर ही हैं, 40 मार्क्स के हैं। ठीक है। तो फिर हम उसको भी साथ में, वो सब मेरी प्लानिंग है, वो सब मेरी हेडेक है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो मैं आपको गाइड करूं वो आराम से, ईमानदारी से, ऑनेस्टली, आप सिंसियरली आप घर जाके रिवाइज कर लेना। दैट इज योर टास्क ओनली। मुझे कैसे चलाना है, ड्राइवर को अपनी गाड़ी कैसे चलानी है उसे पता है, पैसेंजर्स को वैसे ही फॉलो करना है, तो हम अपने डेस्टिनेशन पे आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन पैसेंजर कहे कि मैं ड्राइवर बनना चाहूंगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। समझ आ रही है बात? सो दैट इज द थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो यहां तक किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कोई भी पॉइंट, और जब मैं समझा रहा हूं आप सुनोगे, जब मुझे आपसे पूछना होगा आप आंसर दोगे। हाँ, जब मैं ऐसे बोलूंगा कि एनी डाउट नाउ, एनी डाउट, तब आपने मुझे आगे नहीं बढ़ने देना। जब तक आपके दिमाग में क्लियरिटी नहीं आएगी मैं आगे खुद जाऊंगा ही नहीं, और मुझे पता चल जाएगा। और मेरा कवरेज, कोशिश मैं ऐसी करूंगा कि 99.99% जो भी आप सोच रहे हो ऑटोमेटिकली मैं अपने लेक्चर में उसको कवर कर चुका हूं। फिर भी 0.1% कुछ रहेगा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। बट जब मैं बोल रहा हूं बीच में नहीं पूछना, पहले सुनना है। ठीक है। और जब आपने पूछना है तो मैं आपकी बात सुनूंगा और आंसर दूंगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। बी फोकस्ड। ठीक है। ये पॉइंट समझ आता है एवरीवन? किसी को कोई डाउट हो, अब जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी को कोई डाउट हो, इसमें कोई पॉइंट पूछना हो, देन यू कैन आस्क। क्लियर है? कोर्स क्लियर है ये सबको अपना? ठीक है। पार्ट बी का कोर्स, अभी पार्ट बी का कोर्स ही हो गया। पार्ट ए का कोर्स जब हम पार्ट ए स्टार्ट करेंगे ना, तब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं उस चीज के ऊपर, जब हमने पढ़ाना ही नहीं, भूल जाओगे 3 महीने बाद, सर हम भूल गए, एक कॉमन आंसर होता ना, हम भूल गए। ठीक है। तो उस टाइम पे 5 चैप्टर्स के नाम उस टाइम पे, ये नहीं है कि मुझे याद नहीं है, आज याद है चैप्टर, सर को चैप्टर याद नहीं होंगे। ठीक है। तो मैं तो बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं, मुझे याद है सब कुछ, बुक भी मैंने ही लिखी हुई है, सब मुझे एक एक वर्ड याद है, पता है मेरे को कहां पे क्या लिखा हुआ है मैंने। ठीक है। तो प्लीज फोकस करना है इसके ऊपर। जो ये फोकस कर लेगा ना, उसके लिए आपका जो, यू कैन से दैट, जो सीएस का जो पूरा कोर्स है, फाउंडेशन इन एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर है? चले, शैल वी स्टार्ट? तो आज से जो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा हम पढ़ना भी शुरू कर देते हैं, कोर्स हमने डिस्कस कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस विद दिस चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू लॉ। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू लॉ। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपको सारी बुक्स यहां से मिलेंगी। आपको इस टाइप की बुक्स अभी अंडर प्रिंटिंग गई हुई है नए कोर्स की, ऐसी बुक्स आपको मिलेंगी, सब हमारी बुक्स मिलेंगी। स्टडी मॉड्यूल्स आपको इंस्टीट्यूट से मिले होंगे, राइट? उसको बिल्कुल एक बढ़िया सा काम करना, उसको एक बस्ते में पैक करके रख देना। ठीक है। उसको पढ़ना नहीं है, हमने वो सारी चीजें कवर करके अपनी बुक्स, बड़ी मेहनत से, हमारी ऑल ओवर इंडिया में बुक्स बिकती भी हैं। ठीक है। तो बुक्स आपने हमारी पढ़नी है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एवरीथिंग इज देयर। आप इसको 3-4 बार अच्छे से कोर्स को रिवाइज कर लो, प्लस जो मैं आपको टेस्ट पेपर दूंगा, टेस्ट पेपर आपके, मैं आपको बता दूं, मैं आपको टेस्ट पेपर कभी भी देता रहूंगा। आपने क्या करना है, एक अपना वो बना लेना है, एनवलप टाइप बना लेना, जो भी फोल्डर बना लेना है, उसमें जितने भी टेस्ट पेपर दूंगा वो आप इकट्ठे करते रहेंगे। टेस्ट पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं जैसे आपको अभी टेस्ट पेपर दिया, फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने टाइम दिया 10 मिनट का, 50 क्वेश्चन होंगे, ऐसी टाइम दूंगा 10 मिनट, 15 मिनट, क्योंकि 40-45 मिनट्स का आपका वहां पेपर है, 50 क्वेश्चन वहां पे आपको करने हैं। तो हम थोड़ा सा स्पीड के ऊपर भी ध्यान देंगे। तो मूवमेंट आपका टेस्ट पेपर कवर होगा, मैं आपको बोलूंगा जी अपना टाइम लिख दो, उस पर कितने टाइम में आपने कवर किया है, ताकि जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इतने टाइम में मैंने ये पेपर कर दिया था। कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, ये कॉन्फिडेंस की भी बहुत बड़ी गेम होती है। ठीक है। तो टेस्ट पेपर्स वो सारे के सारे मिला के आपके 500-600 ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे सब एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है। तो वही एंड में आप, अगर आप कोर्स के साथ रिवाइज कर दोगे तो आपका पेपर अच्छे से तैयार हो जाएंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? उसमें पास्ट ईयर एग्जामिनेशन वगैरह सब कुछ मैंने कवर कर रखा है, आपको कोई फालतू की हेडेक करने की जरूरत नहीं है। बस जैसे बता रहा हूं सिंसियरली उसको अच्छे से करना है। क्लियर है जी? शैल वी स्टार्ट विथ, राइट? सो हम इंट्रोडक्शन टू लॉ, हम चैप्टर नंबर जो हमारा फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन टू लॉ। या इसको एक और नाम भी हम बोल सकते हैं, सोर्स ऑफ लॉ। तो ये जो चैप्टर है, इट विल टेक अराउंड, मान के चलो 3 to 4 क्लासेस, 3 क्लासेस, 3 क्लासेस, 3.5, 4 क्लासेस।
बट आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू लॉ में, राइट, हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है सर। और ये बातें सबको मालूम होनी चाहिए, मेरे सारे स्टूडेंट्स को मालूम होनी चाहिए, राइट। जो भी बच्चा है उसे ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। आई होप सो ये वर्ड आप लोगों ने सबने सुना होगा। सुना है सबने? कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में बोलते हैं भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। तो अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, कॉन्स्टिट्यूशन तो बाद में, मैं आपसे बोलूं हमारे कंट्री में दो बहुत रेलेवेंट डेट्स होती हैं। एक होती है 15th ऑफ अगस्त और एक होती है 26th ऑफ जनवरी। आई होप सो सबने सुनी होंगी ये डेट्स, ठीक है ना। तो एक कॉमन चीज होती है, इस दिन छुट्टी होती है, ठीक है। तो 15 अगस्त क्या है, क्यों छुट्टी होती है उस दिन, ऐसा क्या हमने उखाड़ दिया था? और 26 जनवरी क्या है? 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बोलते हैं। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, सुना है ना नलायकों? ये वर्ड में बोलता रहता हूं, नलायकों, घबराना मत इसमें। सर आप हमें नलायक बोल रहे हो, नलायक में लायक छिपा है, ठीक है। ये वर्ड सुनने के लिए बच्चे तरसते हैं, जो बन जाते हैं ना। तो ये चीज मैं बोलता रहूंगा, किसी को बुरा लगे तो लग जाए, वो बाद में अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। सर आपने हमारी ईगो हर्ट कर दी, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। चलिए प्लीज। सो 15 अगस्त के बारे में, 15 अगस्त के बारे में कोई बताना चाहे मुझे तो बता सकता है, एनीवन? हाँ बच्चे, आजादी मिली थी, ओके। इंडिपेंडेंस हुआ था हमारा, हाँ बच्चे। अच्छा है डॉली, इंडिपेंडेंट हो गई थी, किससे इंडिपेंडेंट हो गई थी? ब्रिटिशर से। तो सबको मालूम है 15 अगस्त किस ईयर में, ईयर कौन सा था? 1947। सर वी गॉट इंडिपेंडेंस। अगर हम आपको पता हो, एक टर्म यूज होती है कॉलोनी, कॉलोनी। वी आर द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स, यानी जिसके कंट्रोल में होते हैं ना, तो हम ऐसे बोलते हैं कॉलोनी। हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, तो ब्रिटिशर्स हमारे पे 300 साढ़े 300 साल से राज कर रहे थे। तो एक डेट आई 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा भारत आजाद हुआ, एंड हम लोग उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। इस दिन पतंगे, कई बच्चे आंसर देते हैं इस दिन पतंगे उड़ाई जाती हैं। वो क्यों उड़ाई जाती हैं, काइट्स क्यों फ्लाई करते हैं 15 अगस्त को? इट इज अ रिजेम्बलेंस ऑफ फ्रीडम, ठीक है। फ्रीडम का रिजेम्बलेंस है, काइट फ्लाई कर रही है, कोई रोक टोक नहीं है, दैट इज द रिजेम्बलेंस ऑफ फ्रीडम, राइट। तो ये तो 15 अगस्त तो मुझे मालूम था, सब लोग बता देंगे। 26 जनवरी, 26 ऑफ जनवरी, सुशील, 26 ऑफ जनवरी को हम क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं? अच्छा, इसको बोलते क्या? 26 जनवरी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? शाबाश, रिपब्लिक डे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे। हिंदी में क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस। क्यों बोलते हैं रिपब्लिक डे? कॉन्स्टिट्यूशन बने थे या अप्लाई हुए थे? दो अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, किस ईयर में 26 जनवरी, कौन सा ईयर है जिस ईयर में रिपब्लिक डे स्टार्ट हुआ था? 1947 पक्का? 26 जनवरी 1950 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया के ऊपर क्या हुआ था? एप्लीकेबल हुआ था, एंड उस चीज को हमें फिर सेलिब्रेट करना था, तो इसीलिए हमने उसको नाम दिया रिपब्लिक डे। वाई रिपब्लिक डे में आऊंगा अभी थोड़ी देर में, बात करेंगे हम उसके बारे में। लेकिन द क्वेश्चन इज कि सर 26 जनवरी ही क्यों? क्वेश्चन इज 26 जनवरी ही क्यों? 25 क्यों नहीं, 27 क्यों? क्वेश्चन समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि 26 जनवरी को ही क्यों हमने एप्लीकेबल किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के ऊपर? 25 को क्यों नहीं, 27 को क्यों नहीं, या किसी और डेट पे क्यों नहीं? सर लेकिन ये क्वेश्चन आपने इंडिपेंडेंस डे में तो नहीं पूछा, 15 अगस्त वाले में तो नहीं पूछा। सर 15 अगस्त तो हमें मिली थी आजादी, वो तो
अंग्रेज गए थे, जिस दिन गए थे हमने मान लिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई करने की जिम्मेवारी हमारी थी, तो हमने 26 को ही क्यों अप्लाई किया, 27 को क्यों नहीं, 25 को क्यों नहीं, 24 को क्यों नहीं? क्वेश्चन समझ आ रहा है? ये क्वेश्चन सिर्फ रिपब्लिक डे में यूज हो सकता है, इंडिपेंडेंस डे में यूज नहीं हो सकता। क्योंकि अब जैसे हम बोले हमारा बर्थडे मेरा 15 नवंबर को आता है, आपका XY डेट, तो सर वो तो हम थोड़ी ना कंट्रोल करेंगे, बात समझ आ रही है? लेकिन 26 जनवरी तो हमारे कंट्रोल में था ना, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो यस बेटा कुछ बोलना चाह रहे हैं? क्यों चाहा था? वही तो बोलो, क्यों चाहा था? वाई? देयर शुड बी सम रीजन फॉर 26 जनवरी। दैट इज माई पॉइंट, दैट इज माई क्वेश्चन। कनिका कुछ प्रकाश डाल सकते हैं इसके बारे में? नहीं। अच्छा, राहुल, रोहित, कोई नहीं? वेरी गुड। मुस्कान, है ना? देखा ना, देखा ना? हाँ बेटा। डॉली, यस, ठीक है बेटा। देखो बेटा, मैंने वही है, चीजें आपको पता होनी चाहिए थोड़ा सा ना। एक्चुअली 26 जनवरी 1930, 1930, 26 ऑफ जनवरी, उस दिन एक्चुअली में हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं ना, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। तो किस दिन डिसाइड हुआ था? 26 जनवरी को, ठीक है, 1930 में। तो 26 जनवरी डिमार्क करने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को किस दिन अप्लाई किया? 26 जनवरी 1950। जब फ्रीडम तो हमें 15 नवंबर को 15 अगस्त को हो गया था हमारा। अब हमें 3 साल लगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, लेकिन अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो क्वेश्चन आया किस दिन अप्लाई करें, तो हमने कौन सा डेट चूज किया? डेट चूज की 26 ऑफ जनवरी। वाई? बिकॉज वो 1930 वाला रेलेवेंस था कि 1930 में हम लोगों ने बोला कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। किस डेट को बोला हमने? 26 जनवरी। तो उस चीज को रिमेंबर करने के लिए, उस चीज को रिस्पेक्ट देने के लिए हमने 26 ऑफ जनवरी को ही चूज किया। दैट इज द रीजन व्हाई 26 जनवरी को ही हमने फाइनल किया। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सो 26 जनवरी 1950 का रीजन था। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? अब हमने इसके बारे में बात करनी है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? सुना है इसके बारे में किसी ने? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक मिनट बेटा। संविधान, ये तो हिंदी हो गई। नहीं, अच्छा, ओके। भारत का संविधान तो हो गया, होता क्या है? हाँ बेटा, यस। देखो बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें ना, देखो हमने 15 अगस्त को, अब सिंपल अपने आप को उस पीरियड में लेके जाओ। 15 अगस्त को समझो आप लोग सब थे, मान लो हम सब हैं वहां पे। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो गया। अब जब भारत को इंडिपेंडेंस मिल गई, अब भारत को स्मूथ रनिंग करनी है, इंडिया को स्मूथ। और आपको पता है कि सर इंडिपेंडेंस से पहले हमारा जो नाम होता था इंडिया नहीं होता था, बेसिकली हिंदुस्तान होता था। और आपको पता है 14 अगस्त रात को, ठीक है, टुकड़े हो गए थे भारत के। हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, एक पाकिस्तान बन गया, रादर 3 हुए थे बेसिकली, ठीक है। हिंदुस्तान के जो हम टुकड़ों की बात करें, एक पार्ट क्या बन गया था? पाकिस्तान, ठीक है सर। दूसरा पार्ट क्या हुआ? हिंदुस्तान का क्या बन गया? वो इंडिया, ठीक है। तो उनका 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। एक दिन रात को 12 बजे हुआ था, तो इसीलिए वो 14 अगस्त मनाते हैं, क्योंकि इंडिया से उनकी दोस्ती यारी बहुत ज्यादा है ना, तो इसीलिए वो अलग ही चलते हैं, ठीक है।
तो बेसिकली वो हमारे से ही अलग हुए थे और उनका इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को मनाया जाता है, हमारा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है। एक पार्ट अगर आप देखें तो आपको पता हो तो एक पार्ट बांग्लादेश वगैरह का भी बन गया था, वो सारी हिस्ट्री है, उसके बारे में हमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम 15 अगस्त को खड़े हैं, हमारा भारत आजाद हो चुका है, ब्रिटिशर्स चले गए हैं। अब किसी भी कंट्री को चलाने के लिए लॉस तो चाहिए, किसी भी कंट्री को चलाना है तो लॉ तो चाहिए ना, कि कंट्री चलेगी कैसे, कंट्री को गवर्न करने के लिए कुछ रूल्स चाहिए, रेगुलेशन चाहिए, नहीं तो कंट्री चल नहीं पाएगी। तो सर कंट्री को चलाने के लिए हर कंट्री में सर कुछ गवर्निंग थिंग्स होनी चाहिए। तो सर हमें गवर्निंग लॉज बनाने थे एंड उन लॉज को यू कैन से दैट एक अम्ब्रेला के अंदर लाना था। उस अम्ब्रेला को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? बेसिकली इसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल लॉज। जितने भी लॉज हैं सर उनको बनाने की पार, उनको अप्लाई करने की पार कहां से आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन से आएगी। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जब तक आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता तब तक आप कुछ नहीं जानते हमारी कंट्री के बारे में। आपको क्लियरली बता दूं, अभी अगली 1-2 क्लासेस में आपको पता चल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल लॉज, यानी सबसे सुप्रीम। अगर हम बोले इंडिया में सबसे सुप्रीम कौन है, आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल लॉज। जितने भी लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की ही अप्रूवल से बनेंगे। अगर कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी और आप उसके अगेंस्ट जाके कोई लॉ बना रहे हैं तो सर उसे बोलते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल। टर्म क्या यूज होती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है सर इट इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल लॉज। अब देखो बेटा, 1947 में भारत आजाद हुआ 15 अगस्त को और 26 जनवरी 1950 को अप्लाई हुआ, तो अप्रोक्सीमेटली 3 साल का गैप था, ठीक है सर। तो इन 3 साल में हुआ क्या, इन 3 साल में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। क्या किया, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। हमने का मतलब सर एक असेंबली थी जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके जो हेड थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नाम होता ना किसने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर आता है कि सर भीमराव अंबेडकर। नाम सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन वो हेड थे, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे, लाइक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और भी बहुत सारे लोग थे जो लॉयर्स थे पेशे से। उन्होंने मिलकर सब कुछ उन्होंने मिला के क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वर्ल्ड का बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का क्या है, ये बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, ये पूरा रिटन है। लेकिन सर हम लोग नकल मारने में तो सबके बाप होते हैं ना। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमें हमारे ऊपर मेजर राज किसने किया था, अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। एंड 300-350 साल से राज किया था, तो उन्होंने अपने हिसाब से ये जो हमारी पूरी कंट्री है उसको चला रखा था। तो हमारी कंट्री उसी के हिसाब से मोल्ड हुई थी। अगर आपको पता हो दिल्ली में जो सीपी है, कनॉट प्लेस, अगर आप देखें कितना सुंदर बना हुआ है, अगर देखें उसकी कितनी बढ़िया प्लानिंग है, वो किसने बनवाया था, अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने। उनके नाम देखो, ये देखो, सब वैसे ही हैं। अब धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, लेकिन वो जो इनर सर्कल, आउटर सर्कल, कितना प्लान्ड है ना सब कुछ। तो वो सारी चीजें किसके टाइम की हैं, ब्रिटिशर्स के टाइम की है, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमने क्या किया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहां से ओरिजिनेट किया, हमने मेजर कॉन्स्टिट्यूशन उठाया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। क्यों, क्योंकि हमारे ऊपर 300-350 साल तो उन्होंने राज किया था, तो इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन कहां से उठाया, ब्रिटिशर्स के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। उसके अलावा कुछ पार्ट हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। कहां से लिया, यूएसए के। कुछ पार्ट हमने लिया कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से लिया, कनाडा। तो इनको मिला के इनसे कट कॉपी पेस्ट किया, बट विद सम मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशंस का मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने उठाए थे वो कहां से उठाए थे, उनके वहां से, लेकिन उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। तो हमने अपनी सोसाइटी के हिसाब से उन लॉज को क्या किया, मॉडिफाई किया, उन लॉज को मॉडिफाई किया और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। तभी हमें इतना टाइम लग गया, नहीं तो कट कॉपी पेस्ट तो 1 महीने में हो जाता। तो हमने उसको ड्राफ्ट किया, फिर उसको अपनी और बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है, जब हम पढ़ेंगे ना लॉ, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने मेजर 3 जगह से उठाया है, ब्रिटिशर्स के, दूसरा यूएसए के, और तीसरा कहां से उठाया हमने, सर कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड उसको मिला के हमने अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, बट विद द मॉडिफिकेशंस विच वी रिक्वायर्ड। हमें जितनी जरूरत थी मॉडिफिकेशंस की, हमने वो करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया। और ये फाइनल किस दिन एप्लीकेबल हुआ था, 26 जनवरी। क्योंकि आपका बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ये डेट पूछी जा सकती है
26 जनवरी 1950। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के ऊपर इफेक्टिव हुआ था। एंड जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के ऊपर इफेक्टिव हुआ था सर, उस दिन को हम रिपब्लिक डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे। अगला क्वेश्चन आता है कि सर रिपब्लिक डे क्यों बोलते हैं? वाई इट इज नोन एज रिपब्लिक डे। रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या होता है? तो रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। सुना है किसी ने रिपब्लिक वर्ड का मतलब? किसी को पता हो? देखो बेटा, जब ये लॉ एप्लीकेबल हुआ इंडिया के ऊपर नाउ, तो इंडिया इज गवर्न्ड बाय देयर ओन लॉज। अब इंडिया अपने खुद के लॉ से क्या होगा? गवर्न होगा। बड़े ध्यान सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इंडिया बिकम्स रिपब्लिक। रिपब्लिक वर्ड का मतलब है कि अब इंडिया अपने आप में एक सॉवरन कंट्री हो चुकी है। अब इंडिया अपने आप में आपने टर्म डेमोक्रेटिक तो सुना होगा, सुना है ना डेमोक्रेटिक? तो सर हम बन गए एक डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें हेड ऑफ द जो कंट्री होता है, कंट्री का जो हेड होता है सर, वो किससे इलेक्टेड होता है? दे आर इलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है सर। एंड अगर आपको नॉलेज हो तो मैं आपसे बताऊं आप लोगों को कि हमारी कंट्री का हेड कौन है? हु इज द हेड ऑफ द कंट्री? द आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नहीं है। हु इज द हेड ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडिया। बड़े ध्यान सुनना। तो ये कहां लिखा है? एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हु इज द हेड ऑफ द कंट्री? सर प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री। एंड प्रेसिडेंट को सर कौन चूज कर रहा है? प्रेसिडेंट को चूज कर रहा है पब्लिक। तो डेमोक्रेटिक का मतलब ही यही होता है। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि सर इलेक्शंस होंगे, उस इलेक्शंस के बेसिस पे ही आपके जो भी हेड है उसको क्या किया जाएगा? चूज किया जाएगा। रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या हुआ? इंडिया बिकम्स डेमोक्रेटिक। ठीक है सर। इंडिया का जो हेड है उसे चूज करने की पावर किसके पास है? पब्लिक के पास है। एंड इंडिया बिकम्स अ सॉवरेन कंट्री। सॉवरेन का मतलब है कि सर सुप्रीम, यानी कि जितनी भी कंट्री जो हमारी कंट्री है उसको गवर्न कौन करेगा? सारे लॉज करेंगे। और लॉज कहां मेंशन होंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी इंडिया को एक डायरेक्शन मिल गया। ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो रिपब्लिक डे में किसको हम लोग अप्रोच करते हैं? कौन उस टाइम पे गेस्ट होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। एंड जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ही इज नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। हु इज द सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया? हु इज द सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया? एक मिनट पीछे। बेसिकली सेकंड सिटीजन का कंसेप्ट नहीं होता, फर्स्ट सिटीजन ही होता है। राइट। उनकी वाइफ, प्रेसिडेंट की वाइफ, वो फर्स्ट लेडी होती है। बात को समझना। ठीक है। फर्स्ट सिटीजन का ही कंसेप्ट है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ कुछ नहीं है। कई बच्चे सेकंड सिटीजन में पता है किसको बोल देते हैं? प्राइम मिनिस्टर को। कई बोल देते हैं प्राइम मिनिस्टर इज द सेकंड सिटीजन। नो। और प्रेसिडेंट में अभी आपको बताऊंगा, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर में ज्यादा पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है ज्यादा पावर। वो बात अलग है, दिखते नहीं है प्रेसिडेंट साहब। ठीक है। हम बात करेंगे, ये नई नई चीजें आपको सीखनी है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिक चीजें आपको ये पता होनी चाहिए। पहले तो हमने दो तीन चीजें डिस्कस की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल हुआ था, पहली बात। दूसरा, जिस दिन एप्लीकेबल हुआ सर, उस डे को हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। क्यों मनाते हैं? क्योंकि सर हेड ऑफ द कंट्री जो है वो कौन इलेक्ट करता है? पब्लिक इलेक्ट करती है। इसीलिए हम इसको डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम से भी जानते हैं। इसका अपोजिट, अच्छा डेमोक्रेटिक का अपोजिट क्या होता है? What is the opposite of democracy? Dictatorship. टर्म क्या यूज होती है? डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है? What is dictatorship? जिसमें जो भी हेड होता है कंट्री का वो अपने आप चूज हो जाता है, उसमें पब्लिक का कोई रोल नहीं होता। फॉर एन एग्जाम्पल, वो कौन है? किम जोंग जुंग। कौन सा? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया? नॉर्थ कोरिया। वो डिक्टेटरशिप है वहां पे उसका पुश्तैनी चल रहा है। पिताजी की डेथ हुई, बेटा बन गया। पब्लिक का कोई रोल नहीं है वहां। इलेक्शंस का कोई रोल नहीं। जहां इलेक्शंस नहीं होते वहां डिक्टेटरशिप होती है। और आज हर कंट्री में नॉर्मली
इलेक्शंस होते हैं। इसीलिए हर कंट्री अपने आप में क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। कई कंट्रीज आज भी ऐसी है, अगर आप जाके देखें, जैसे अब तो वहां पे भी चेंज हो रहा है, यूएई में दुबई वगैरह हैं, अब तो वहां पे भी जो होता था ना, पहले होता था कि परंपरा चलती थी, तो अब वो भी चेंज हो रहा है, वहां पे भी इलेक्शंस के प्रोसेस आते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने ये बात कर ली। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन तो लिख दिया गया, बेसिकली ये तो एक किताब है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की स्मूथ रनिंग चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की क्या चाहिए, स्मूथ रनिंग करनी है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चले, कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, अब कॉन्स्टिट्यूशन को चलाना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने के लिए बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, देयर आर 3 पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ मेनी पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर देयर, 3 पिलर्स आर देयर। ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पिलर्स होते हैं, 3 पिलर्स। कहां लिखा है ये सब, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पिलर्स हैं बच्चे। देयर आर 3 पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्मूथ रनिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फर्स्ट पिलर है लेजिस्लेचर, ये नाम सुने होंगे आप लोगों ने, लेजिस्लेचर। सेकंड पिलर है एग्जीक्यूटिव। थर्ड पिलर क्या है, जुडिशरी। ये तीनों पिलर्स कहां मेंशन है, कहां लिखा हुआ है ये कि ये 3 पिलर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ये क्या करेंगे सर, इनका अपना अपना रोल डिफाइन किया गया है। इन सबको डिफाइन कहां किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ये अपने अपने रोल को परफॉर्म करने वाले हैं, एंड जब तक ये अपना अपना रोल परफॉर्म नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की स्मूथ रनिंग नहीं हो सकती। और ये तीनों पिलर्स कहां मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड आज की डेट में देयर इज अनदर पिलर दैट इज नोन एज 4th पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्मूथ रनिंग में क्या करता है, हेल्प करता है, और वो है मीडिया। कौन है, मीडिया। तो मीडिया इज कॉल्ड द 4th पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। 3 स्तंभ कौन से हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। चौथा स्तंभ कौन सा है, मीडिया। ठीक है सर, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, वो आज मॉडर्नाइज्ड इरा में बहुत हेल्प कर रहा है, इसीलिए उसे हम 4th पिलर बोल देते हैं। बट आपसे कोई पूछे कि सर पिलर्स कौन कौन से, तो आंसर आपके 3 ही पिलर्स आएंगे। कौन कौन सा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो पहला पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन की स्मूथ रनिंग के लिए कितने पिलर्स हैं, आंसर क्या आ गया, देयर आर 3 पिलर्स। अच्छा, ये बचपन में आपने पढ़ रखा है, कभी याद है, कुछ कुछ तो याद होगा, थोड़ा थोड़ा, लिटिल लिटिल। ठीक है, देयर आर 3 पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देयर आर 3 पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब अभी के लिए मैं आपको इनकी वर्किंग बता रहा हूं आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे। अब लेजिस्लेचर कौन है, लेजिस्लेचर कौन, एग्जीक्यूटिव कौन, जुडिशरी कौन। ठीक है, तो इनके सबका अपना अपना वर्किंग है, और वो वर्किंग कहां डिफाइन कर रखी है, एवरीथिंग इज डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगली क्लास तक आपको क्लैरिटी आएगी। आप सबने सुना ना, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, तो वो इलेक्शंस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, सारी क्लैरिटी नेक्स्ट क्लास तक आ जाएगी, जो नए बच्चे सारे बैठे हुए हैं। सो लेजिस्लेचर कौन, एग्जीक्यूटिव कौन एंड जुडिशरी कौन, तो आज हम इसको एक एक लाइन में डिफाइन करके छोड़ेंगे। तो हु इज लेजिस्लेचर, 1 मिनट, लेजिस्लेचर आपने किसी ने सुना हो, लेजिस्लेचर कौन, देखो हम वही बोल रहे हैं, हम 18-19 ईयर्स के होने वाले हैं, हो चुके होंगे कुछ बच्चे, लेकिन हमें अपने कंट्री के बारे में लॉ ही नहीं पता, कंट्री का लॉ ही नहीं पता। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सब लोग? ये सर आपने कैसा भूकंप जैसा क्वेश्चन पूछ लिया। कितने बच्चे न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ते हैं? इनको तो कहने के बाद है, अब शुरू हुए होंगे। रेगुलर नहीं, गुड, इससे बड़े कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो बेटा। तो न्यूज़पेपर सर पढ़े तो सही समझ ही नहीं आता, पढ़े तो सही समझ ही नहीं आता लिखा क्या है, खासकर इलेक्शन की न्यूज़ तो समझ ही नहीं आती। ये इलेक्शन हो रहे हैं, कभी कर्नाटका में पहुंच जाते हैं, कभी दिल्ली में हो जाते हैं, कभी आम आदमी पार्टी स्ट्राइक पे चली जाती है, भूख हड़ताल पे चली जाती है, कभी मोदी जी बाहर मिल जाते हैं, है ना, महागठबंधन हो रहा है, हो क्या रहा है हमारी कंट्री में। इलेक्शंस के बारे में ये जो लीगल चीजें हैं ना बेटा, ये सब यहां पे मिल जाएंगी आप। तो अगली क्लास के बाद आपको ये चीजें क्लियर होंगी। अच्छा, आपको सबको कुछ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? बिहार वालों को तो जरूर होगा। हाँ देखा, हाँ, यस सर,
है इंटरेस्ट सुशील? पॉलिटिक्स में कितने बच्चों को इंटरेस्ट है? बेकार होती है, एक आध दो बच्चे। अच्छा, वोट देना दिया किसी ने? वोट कभी अभी तक वोट किसी ने नहीं दिया। अब देंगे, 18-19 साल के हो जाएंगे, वोट देंगे ना, है ना? क्यों देंगे? हमारा फंडामेंटल राइट है ना? किसको देंगे? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। वो किस चीज के इलेक्शन हो रहे हैं ये पता है? तो वो सारी चीजों के आंसर बच्चे आपको यहां मिलेंगे। एक्चुअली वो चीजें आपको समझाई नहीं गई है ना, तो इसीलिए आपका इंटरेस्ट ही नहीं आया। जब ये समझ लोगे तो अपने आप धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, और फिर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना भी आसान हो जाएगा, राइट? सो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के जो 3 पिलर्स हैं, हमें ये पता चल गया देयर आर 3 पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन तीनों का काम है कॉन्स्टिट्यूशन की स्मूथ रनिंग करना, ठीक है सर? अब इनके काम की बात करते हैं। लेजिस्लेचर, दिस इज द फर्स्ट पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट ऑर्गन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं ना बेटा, हमारी एक बॉडी है, सबकी बॉडी है, हर बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है? तो हमारी जो बॉडी है इट कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। बच्चों ने पढ़ा था ना पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है? तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। जैसे हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके सबके फंक्शन डिफाइन है ना, ठीक है? हाथ का काम पैर नहीं कर सकता, पैर का काम हाथ नहीं कर सकता, कान का काम पेट नहीं कर सकता। इंटरनल हमारे और फंक्शन हैं, लंग्स हैं, ये हैं, वो हैं, सब कुछ है या नहीं? हार्ट है, माइंड है। तो ये बॉडी पार्ट्स है, सबके अपने अपने फंक्शन डिफाइन है, और एक भी फंक्शन सही ना करें तो बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करे। दैट सेम कॉन्स्टिट्यूशन में यही है कि इन तीनों फंक्शंस को, इन तीनों ऑर्गन्स को सही फंक्शन करने पड़ेंगे, तभी कॉन्स्टिट्यूशन की स्मूथ रनिंग हो पाएगी। एक भी ऑर्गन अगर ढंग से काम नहीं करेगा तो सर कॉन्स्टिट्यूशन की स्मूथ रनिंग नहीं होगी, और कॉन्स्टिट्यूशन की जहां रनिंग नहीं हुई प्रॉपर, वहां पे कश्मीर जैसे हालात होते हैं। देख रहे हो ना कश्मीर में क्या हो रहा है? सुना होगा, पढ़ा होगा, देखते होगे, हो रहा है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर स्मूथ रनिंग नहीं होगी, एक टर्म यूज होती है कियोस। कियोस समझते हो? CHAOS, स्पेलिंग तो चाउस होती है, लेकिन उसे बोलते क्या है? कियोस। कियोस का मतलब क्या होता है? कियोस का मतलब एक एग्जांपल समझ लो, अगर किसी चौराहे पे रेड लाइट ना चले तो ट्रैफिक क्या हो जाता है? जाम हो जाता है। तो कियोस का मतलब यही होता है कि पूरी कंट्री में अफरा तफरी की सिचुएशन हो जाती है। कंट्री में क्या नहीं होगा? पीस नहीं होगा, शांति नहीं होगी, ऑर्डर नहीं होगा। इसका मतलब है हमारी कंट्री, यू कैन से दैट कि हमारी कंट्री जो है सर पीसफुल नहीं रहेगी, सोसाइटी में शांति नहीं आएगी। सो दैट इज व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज सो इंपॉर्टेंट टू अस। सो कॉन्स्टिट्यूशन के जो 3 पिलर्स हैं, वो 3 पिलर्स की अपनी अपनी वर्किंग है। फर्स्ट जो है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें, लेजिस्लेचर कौन है? तो लेजिस्लेचर को सिंपली उन्होंने बोला, लेजिस्लेचर का मतलब है एक ऐसा ऑर्गन जो लॉ मेकिंग बॉडी है, हु मेक्स द लॉ। लेजिस्लेचर कौन है? हु मेक्स द लॉज। इन लॉज के लिए एक और टर्म यूज होती है लेजिस्लेशंस। लेजिस्लेशंस, इस लॉ के लिए एक टर्म यूज होती है लेजिस्लेशंस। तो आपसे अगर कोई पूछे लॉ कौन बनाते हैं, तो आंसर क्या आएगा? लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर कौन होते हैं? लॉ मेकिंग बॉडी। तो हमारी कंट्री में जो भी लॉ बनते हैं एज अ जर्नल रूल, हम बात कर रहे हैं सर लॉ बनाने वाली बॉडी कौन सी है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर फर्स्ट ऑर्गन है। जब तक लॉ नहीं बनेंगे तब तक क्या नहीं होगा? तब तक सर आगे का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, ये जो लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, राइट, इसको लॉ बनाने की पावर कहां से आई होगी? इसको लॉ बनाने की पावर कहां से आई है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि लॉ कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर बनाएगा। तो लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाके कोई भी काम नहीं कर सकता। जितनी उसकी अथॉरिटी है उसी अथॉरिटी में रह के उसे काम करना पड़ेगा। एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि सर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कितना इंपॉर्टेंट है। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला? लॉ मेकिंग बॉडी कौन होगा? लेजिस्लेचर। लॉ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? लेजिस्लेचर की। एंड व्हेन द लेजिस्लेचर मेक्स द लॉज,
लेजिस्लेचर जब लॉ बनाएगा तो उन लॉज के लिए टर्म क्या यूज होगी? लेजिस्लेशंस। उनको हम क्या बोलेंगे? लेजिस्लेशंस बोलेंगे। हम बात करेंगे आगे, दोबारा आएंगे इसके ऊपर जब हम आगे एडवांस लेवल बात करेंगे। आज की बेसिक क्लास में पहले हमें यह पता होना चाहिए जो जो चीजें हैं कि लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? लेजिस्लेचर। अब लॉ बन गया, लॉ बन गए। अब लॉ को किसके ऊपर अप्लाई करना है? कंट्री के ऊपर। तो अप्लाई करने के लिए टर्म क्या यूज होगी? एग्जीक्यूट करना है। तो सर दूसरा ऑर्गन कौन आएगा? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होगा? हु एग्जीक्यूट द लॉ। हु एग्जीक्यूट द लॉ। एग्जीक्यूट के लिए एक और टर्म यूज करेंगे, इंप्लीमेंट द लॉ। यानी एग्जीक्यूटिव सेकंड ऑर्गन है जो लेजिस्लेचर के जो लॉ हैं उनको क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। हु एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट द लॉस। किसके ऊपर? कंट्री के ऊपर। तो सेकंड ऑर्गन कौन है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? लॉ को इंडिया के ऊपर अप्लाई करना, राइट? तो अप्लाई तो तभी करेंगे ना जब लॉ बनेंगे। तो पहला काम किसका हुआ? लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिए, अब उस लॉ को किसके ऊपर अप्लाई करना है? इंडिया के ऊपर। अप्लाई करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का। अब देखो बेटा, लॉ को अप्लाई कर दिया। अब लॉ को अप्लाई कर दिया बच्चे, लॉ में कोई लोग फॉलो करेंगे भी और कुछ लोग फॉलो नहीं करेंगे। इसका मतलब जिनके ऊपर अप्लाई किया कुछ लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। लॉ तो तोड़ने के लिए बनता है, ठीक है सर? तो जिन्होंने लॉ को ब्रेक किया है उनको क्या होनी चाहिए? सजा होनी चाहिए। उनको क्या होनी चाहिए? सजा होनी चाहिए। अब कितनी सजा होनी चाहिए? तो इसका काम किसको है? थर्ड ऑर्गन को, दैट इज जुडिशरी। जुडिशरी जो है वो थर्ड ऑर्गन है। अगर लॉ का ब्रेक होगा तो उसको, जिसने ब्रेक किया है उसको कितनी सजा होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो सारा काम किसका है? जुडिशरी का। तो जुडिशरी के लिए हम बोलते हैं हु इंटरप्रेट्स द लॉ। सर ये इंटरप्रेट क्या होता है? हु इंटरप्रेट द लॉज। इंटरप्रेट का मतलब है कि सर देखो लॉ तो लिख दिया, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक बच्चों को एग्जाम्पल से समझाता होता हूं इंटरप्रेट का मतलब क्या है। लेट्स से आप सबने सुना होगा मर्डर। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता होता हूं बच्चों जिससे सबको समझ आ जाता होता है। मर्डर, मर्डर समझते हो? खींच दिया मीटर। लेट्स से ए एंड बी दो पर्सन थे, उन्होंने मर्डर किया, दोनों ने मर्डर। ए ने भी मर्डर किया, बी ने भी मर्डर किया। मर्डर तो मर्डर है, सजा तो होगी उनको। लेकिन ए ने जो मर्डर किया, वो जिस पर्सन का मर्डर किया उसको ए ने किडनैप किया था, रैंसम मांगी। रैंसम समझते हो ना? फिरौती मांगी। लेकिन उसकी फैमिली ने जिसको किडनैप किया था वो फिरौती नहीं दे पाए टाइम पे, तो ए ने उस पर्सन का क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। तो ए ने मर्डर किया। बी जो दूसरा पर्सन था उसने भी मर्डर किया, लेकिन उसने किसका मर्डर किया? वो चल रहा था, ठीक है सर, उसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया पीछे से। उसके ऊपर किसी ने अटैक किया, अपने आप को सेल्फ डिफेंस करना था उसे, उस सेल्फ डिफेंस में उससे मर्डर हो गया। बात समझ आ रही है? ए ने किडनैप किया था, रैंसम नहीं मिला, उस पर्सन का मर्डर कर दिया। बी के ऊपर किसी ने अटैक किया था, लेकिन सर उस अटैक में बी के ऊपर सेल्फ डिफेंस के चक्कर में बी से मर्डर हो गया। मर्डर तो मर्डर है, सजा तो दोनों को मिलेगी। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, मर्डर की सजा मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। हमेशा मिनिमम मैक्सिमम इसीलिए होता है, मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना। तो अब अपने आप बताओ, अब केस कोर्ट में जाएगा। जुडिशरी का मतलब क्या है? हमारी इंडिपेंडेंट कोर्ट्स, कोर्ट ही होती हैं। तो कोर्ट में लेट्स से आप जज हो, ठीक है? आपको डिसीजन लेना है कि ए को और बी को सजा दोनों को होगी, मर्डर तो किया है। अपने आप बताना किसको ज्यादा सजा होनी चाहिए, किसको कम होनी चाहिए? ए को ज्यादा होनी चाहिए, बी को ज्यादा होनी चाहिए? ए को ज्यादा होनी चाहिए। तो जो आपने ये डिसीजन लिया कुछ उस केस को ध्यान में रखते हुए। उस केस में क्या हैपन हुआ था? लॉ की
वर्ड्स में उसको बोलते हैं व्हाट हैज हैपेंड इन द केस, उसके लिए टर्म यूज होती है फैक्ट्स। क्या बोलते हैं? फैक्ट्स। तो फैक्ट्स के बेसिस पे लॉ अप्लाई किया आपने, क्या फैक्ट्स थे उसके ऊपर आपने लॉ अप्लाई किया। तो अब अपने आप बताओ, ए को आप और बी को आप दोनों में से किसको लाइफ इंप्रिजनमेंट देने की सोचोगे? ए को। बी को नहीं बोलो, क्यों? सेल्फ डिफेंस के साथ सजा दोगे लेकिन उसे कम दोगे। तो ये जो आपका मतलब जज जो डिसीजन ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हैं। मेरे को इंटरप्रेट वर्ड समझाना था। तो इंटरप्रेट वर्ड का मतलब क्या है कि सर केस के फैक्ट्स देख के उस फैक्ट्स के ऊपर लॉ को अप्लाई करना, दैट इज नोन एज द इंटरप्रिटेशन। एंड लॉ तो एक लाइन में लिख दिया, लेकिन सर कहीं पे उसका मीनिंग कुछ और हो सकता है, कहीं पे उसका मीनिंग कुछ और हो सकता है। तो सर इसी को जज करना इज नोन एज इंटरप्रिटेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। एक टर्म यूज होती है सिस्टर। सिस्टर वर्ड तो सबने सुना होगा, आप में गर्ल्स जो बैठे हैं, सिस्टर, ठीक है। सिस्टर का मतलब एज जनरल मीनिंग क्या होता है? बहन, राइट। लेकिन अगर हम हॉस्पिटल में जाएं, हॉस्पिटल में भी सिस्टर वर्ड यूज होता है या नहीं होता? वहां पे सिस्टर वर्ड का मतलब क्या होता है? दिस इज इंटरप्रिटेशन। बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन वर्ड का मतलब क्या है कि फैक्ट्स को ध्यान में रखिए। हमने फैक्ट्स क्या ध्यान रखे? फैक्ट्स की क्या हुआ, कहां पे हम किस वर्ड को यूज कर रहे हैं, वो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो दैट इज नोन एज इंटरप्रिटेशन। तो लॉ को इंटरप्रेट करने का काम किसका है? जुडिशरी का। अगर प्रॉपर, अब लेट्स से उसने फैक्ट सुने नहीं, ए को भी बोला लाइफ इन इम्प्रिजनमेंट, बी को भी बोल दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बी के साथ नाइंसाफी हो गई या नहीं हो गई है? दैट इज द थिंग। तो ये चीज, इसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं इंटरप्रिटेशन। और एज अ कंपनी सेक्रेटरी जब आप सीएस बनोगे, जब आप, तो लॉ में हमें इंटरप्रिटेशन ही सीखनी है कि कहां पे इसका मीनिंग क्या लेना है, कहां पे इसका मीनिंग क्या लेना है। लॉ को पढ़ना ही नहीं है, लॉ को समझना है। इसीलिए बोलते हैं लॉ की सिर्फ हिंदी नहीं करनी है। लॉ को बच्चे थ्योरी बोल देते हैं, थ्योरी है तो, थ्योरी नहीं है, कंसेप्ट्स हैं। लॉ की हिंदी करोगे फंसोगे। अगर मान लेते हैं नर्स को भी हम राखी बांधने लग जाए, सिस्टर, राखी बंधवा, सिस्टर है, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? दैट इज द थिंग। मैं बहुत सारी चीजें आपको सिखाऊंगा, अभी तो आज फर्स्ट क्लास है। सो ये आपको समझना जरूरी है। तो हर ऑर्गन का अपना अपना काम है। फर्स्ट ऑर्गन कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर। सेकंड ऑर्गन कौन सा है? एग्जीक्यूटिव। थर्ड ऑर्गन कौन सा है? जुडिशरी। सर सबका काम हमें याद रहना चाहिए। सर लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी। हु मेक्स द लॉ? लॉ बन गया, उसको इंडिया के ऊपर एग्जीक्यूट कराने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव। तो हु एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट द लॉज। और थर्ड क्या है? जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या है? लॉ को इंटरप्रेट करना। हु इंटरप्रेट द लॉज। मैच द फॉलोइंग भी आ सकते हैं। आपको ये तीनों डेफिनेशंस दी होंगी और आपको क्या करना पड़ेगा? मैच करना पड़ेगा। फटाफट से उल्टे तरीके से पूछते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी का नाम बताओ। लेजिस्लेचर। इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी का नाम क्या है? एग्जीक्यूटिव। एंड इंटरप्रेट करने वाली बॉडी का नाम क्या है? जुडिशरी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो एक बार क्रक्स में फटाफट से 26 जनवरी 1950 को क्या एप्लीकेबल हुआ था इंडिया में? Constitution. And when the Constitution is applicable, India becomes Republic. Republic का मतलब India becomes sovereign, India become democratic. ठीक है सर? एंड 26 जनवरी 1950 से हमारे खुद के लॉज इंडिया के ऊपर क्या होने लग गए? एप्लीकेबल होने लग गए। कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पिलर्स हैं? 3 पिलर्स हैं। फर्स्ट कौन सा? लेजिस्लेचर। सेकंड कौन सा? एग्जीक्यूटिव। थर्ड कौन सा? जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या है? लॉ को एग्जीक्यूटिव का, हाँ जी, इंप्लीमेंट करना। एंड लेजिस्लेचर का पहला काम किसका होगा? लॉ बनाना या लॉ को एग्जीक्यूट करना? लॉ बनाना। यानी पिंड वसिया नहीं, लुटेरे पहले आ गए। पंजाबी में बोलते हैं कि जब तक चोर कहां आते हैं? जहां पे लोग रहेंगे वहीं आएंगे, खाली जगह पे थोड़ी ना चोर आ जाएंगे। तो इसीलिए पहले क्या बनेगा? लॉ। उसका क्या होगा? एग्जीक्यूशन। एंड सर अगर ब्रीच होगा तो वहां पे किसकी जरूरत पड़ेगी? जुडिशरी की। Is this point clear to everyone? Any doubt up to this point you can ask. So this is the basic point.
नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हर ऑर्गन को एक्सप्लेन करेंगे। लेजिस्लेचर क्या है, हमने बोला कि वो लॉ बनाता है। अब ये लेजिस्लेचर इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पढ़ेंगे हम लोग। ऐसी एग्जीक्यूटिव 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ऐसी जुडिशरी भी डिवाइडेड है। क्यों डिवाइडेड है, उसके क्या रीजंस हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू। थके तो नहीं ना लायकों, पक्का? और क्लियर है, पॉइंट समझ आता है एवरीवन? किसी को कोई डाउट पूछना हो, कोई दिमाग में हो, नेक्स्ट क्लास में हमारी कवर होगी ना, तो ये तीनों चीजें मैं आपको कवर कर दूंगा। और तब आप देखना आपके पिक्चर, जो आपके इलेक्शंस क्यों होते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर कहां पाया जाता है, प्रेसिडेंट कहां होता है, चीफ मिनिस्टर कहां है, ये सब चीजें नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? किसी को कोई डाउट पूछना हो, यू कैन आस्क। क्लियर है एवरीवन? किसी को कोई डाउट क्लियर है? सो हैव अ ब्रेक, ब्रेक के बाद हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।